नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे देवा भाऊ रिटर्न्स, यानी कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिला और 11 दिनों के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सस्पेंस खत्म हो गया और देवा भाऊ एक बार वापस आ गए। देवा भाऊ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार और अभी डेप्यूटी सीएम थे और अब एक बार फिर महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 11 दिनों के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 54 साल की उम्र में वे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ के साथ पूरी करेंगे अपनी उस बात को जो उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में कही थी, और वो शायरी थी कि मेरा पानी देखकर किनारे पर अपना घर ना बना लेना, मैं समंदर हूं फिर लौट कर आऊंगा। ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन बाद आखिरकार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पंकजा मुंडे ने औपचारिक तौर पर फडणवीस के नाम का समर्थन किया। अब देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के 19वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। सियासत हो या फिर जिंदगी का सफर, फडणवीस अपने धुन के पक्के रहे हैं। राजनीति की पिच पर उन्होंने हमेशा धमाकेदार बैटिंग की है। 2024 के लोकसभा में मिली करारी हार और फिर 5 महीने के बाद हुए विधानसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को अप्रत्याशित जीत दिलाकर सियासत में अपना लोहा उन्होंने मनवाया है। इस दौरान बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से 132 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के लिए साल का आगाज ठीक नहीं रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार का लिटमस टेस्ट होना था। मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी से था। जब नतीजे आए तो महायुति को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति 48 में से महज 38 सीटें जीत पाई। मुश्किल वक्त में देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़कर हार की जिम्मेदारी ली। आलाकमान से इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर
हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। लेकिन 5 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव ने महायुति ने कमाल कर दिखाया। देवा भाव के नाम से मशहूर देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़कर प्रचार की कमान संभाली। एक ओर महाविकास आघाड़ी संविधान को खतरा बता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर फडणवीस अपने प्लान पर काम कर रहे थे। चुनावी रैलियों के मोर्चे पर बड़े फैसले ले रहे थे। तूफानी प्रचार के जरिए बीजेपी के लिए समा बांध रहे थे। ओवैसी जैसे नेताओं को करारा जवाब भी दे रहे थे। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। ये महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देवेंद्र फडणवीस ने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए पहले महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय किया। उसके बाद जिस मुद्दे को महाविकास आघाड़ी अपनी जीत की गारंटी मान रहा था, उसका हर एक दांव उसी पर उल्टा बैठा। हर एक मोर्चे पर महायुति ने उसे मात दी। चाहे मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या संविधान बदलने का मुद्दा हो या फिर दलित वोट बैंक का मुद्दा, फसलों के दाम को लेकर किसानों की नाराजगी का मुद्दा, देवेंद्र फडणवीस ने हर उस मुद्दे को संजीदगी से लिया, बल्कि उसे आम लोगों तक पहुंचाया भी। इसका ही नतीजा था कि जो दलित वोटर लोकसभा में महायुति से छिटक गए। इसी का नतीजा था कि जो दलित वोटर लोकसभा में महायुति से छिटक गए थे, ठीक 5 महीने बाद फिर से उसे अपने पाले में लाने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब रहे। साथ ही साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का भी संदेश देने में सफलता हासिल की। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। फडणवीस का नाम पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की सियासत में सामने आया था। दरअसल 2014 में भारत की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन हुए। दिल्ली में जहां नरेंद्र मोदी का परचम बुलंद हुआ, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सितारा चमका। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र।
दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। और आने वाले वर्षों में ये महाराष्ट्र को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने वाला है। और आप ये भी मान लीजिए, देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। – 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी। शिवसेना के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। नागपुर के मेयर के तौर पर कम समय में सुशासन और विकास के जरिए संघ में पैर जमाने वाले देवेंद्र फडणवीस को पार्टी ने महाराष्ट्र का मुस्तकबिल सौंप दिया। चौवन साल के देवेंद्र ने 20 साल की उम्र में ही सियासत का आगाज किया था। बचपन से ही सत्ता को नजदीक से देखा। 22 साल की उम्र में नागपुर में कॉर्पोरेटर से सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद महज 22 साल के बाद वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर शुमार हो गए। जब 2014 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पंडित भौचक्के रह गए। चौवालीस साल की उम्र में महाराष्ट्र का मुखिया बनने से पहले ही वो राजनीति में तप चुके थे। सियासी दांवपेच में दक्ष हो चुके थे। पिता आरएसएस में स्वयं सेवक थे, लिहाजा बचपन से ही देवेंद्र संघ की कार्यशाला में जाया करते थे। बचपन में संघ की पाठशाला में सियासत का जो ककहरा सीखा था, उसका फायदा उन्हें महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मिला। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो ये तो बात थी 2024 में महाजीत के बाद महायुति के सीएम चेहरे का ऐलान हो गया और वो चेहरा देवेंद्र फडणवीस का, और देवेंद्र फडणवीस के सियासी करियर की शुरुआत कैसे हुई। अब हम आपको इतिहास की गर्त में लेकर चलते हैं, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं 2019 में। साल 2019 में दोबारा बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना ने एंड मौके पर मुख्यमंत्री पर अपनी दावेदारी ठोक कर देवेंद्र का रास्ता रोक दिया। उसके बाद जिस तरह पहले शिवसेना और एनसीपी में सेंध लगाई, हर कोई उनकी कूटनीति का कायल हो गया। ये देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गजों के होते हुए महायुति सरकार पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। देवेंद्र फडणवीस को मराठी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। जिस तरीके से केंद्र में अमित शाह, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को उसी नजर से देखा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए।
44 साल की उम्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र जैसे सूबे के सीएम बन गए थे, लेकिन उनके सियासी कौशल की असल परीक्षा होनी अभी बाकी थी। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आना बाकी था। 5 साल पूरा करने के बाद 2019 में दोबारा बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन शिवसेना ने चुनाव परिणाम के ऐन मौके पर गच्चा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोककर देवेंद्र का रास्ता रोक दिया, लेकिन मजबूत इरादों वाले देवेंद्र नहीं रुके। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिवसेना की बेवफाई के बावजूद उन्होंने अजीत पवार के समर्थन से आनन फानन में सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार महज 2 दिन ही चल पाई। अजीत पवार वापस अपने खेमे की ओर लौट गए। सियासत के जानकार बताते हैं कि ये शरद पवार का प्लान था, जिसमें देवेंद्र फंस गए थे। उनकी खूब किरकिरी हुई। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। खुद उद्धव ठाकरे उसके मुखिया बन बैठे, लेकिन फडणवीस ने हारी नहीं मानी। अंदर ही अंदर अपने प्लान को अमली जामा पहनाते रहे। मौका मिला 2.5 साल बाद, साल 2021, शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। तब पूरे देश में चर्चा सरेआम थी कि शिवसेना में बगावत की कहानी कोई और नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का कभी खुले तौर पर इकरार नहीं किया। जिस शिवसेना ने अपने विचारधारा के विपरीत जाकर सरकार बनाई थी, विधायकों की बगावत के बाद 2.5 साल में ही सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन असली खेल तो बाकी था। आला कमान के आदेश के बाद वो हुआ जिसकी कल्पना खुद देवेंद्र भाऊ ने भी नहीं की होगी। महाराष्ट्र में जिस नई सरकार का गठन हुआ, दिल्ली से आए आदेश में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया था। मुझे मन से ही सही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आला कमान के आदेश के बाद शिंदे सरकार में शामिल होने का तय किया। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस इस भरोसे के साथ उप मुख्यमंत्री की कमान संभाली कि एक दिन बतौर मुख्यमंत्री उनकी वापसी जरूर होगी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में अजीत पवार की अगुवाई में विधायकों ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की। अजीत पवार शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए। कहते हैं पर्दे के पीछे से एनसीपी में बगावत की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस यानी कि भाऊ। देवेंद्र फडणवीस ने न केवल शिवसेना और एनसीपी में बगावत की कहानी लिखी, ये देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गजों के होते हुए महायुति सरकार पर कभी कोई आंच नहीं आई, और इस तरह उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट का लोहा मनवा दिया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कॉरपोरेटर से शुरू हुआ देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर महाराष्ट्र के मुखिया के तौर पर मुकम्मल हुआ। आज उनकी गिनती महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता और रणनीतिकार के तौर पर की जाती है। उनका सितारा लगातार बुलंदियों को छूता जा रहा है। संघ को उनमें अब बीजेपी का भविष्य नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में उम्र को अनुभव का तकाजा माना जाता है। 50 साल की उम्र को युवा कहा जाता है, लेकिन देवेंद्र का राजनीतिक कौशल उन्हें न केवल महाराष्ट्र के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचाता नजर आया,
बल्कि देखते ही देखते उनकी गिनती महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता और रणनीतिकार के तौर पर की जाने लगी। रातों रात वो बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण नजर आने लगे। पार्टी के खासम खास में शुमार किए जाने लगे। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं। संघ की कार्यशाला से उन्होंने जो सियासत की शुरुआत की थी, उसका फायदा उन्हें मुंबई में हुआ। देवेंद्र फडणवीस के सियासी सफर की बात करें तो पहली बार साल 1992 में वो पार्षद बने। नागपुर में सुविधाओं में काफी सुधार हुआ। इसका ही नतीजा था कि 1997 में वो दोबारा पार्षद चुने गए। पर साल 1997 के आखिर में वो 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर चुने गए। महज 15 साल बाद देवेंद्र फडणवीस 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2024 में लगातार छठी बार नागपुर दक्षिण से विधायक चुने गए। अब एक बार फिर से कमान देवेंद्र फडणवीस को सौंपने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से वो महाराष्ट्र जैसे सूबे के सीएम बनने जा रहे हैं। अपनी सियासी पारी में कभी हार का स्वाद नहीं चखा है। वो इसलिए भी मुकम्मल हो पाया क्योंकि चट्टान की तरह अमृता का साथ उन्हें मिलता रहा। दरअसल अमृता फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। साल 2004 में दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस किसी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। अमृता से उनकी मुलाकात वहीं हुई। पहली मुलाकात में ही देवेंद्र अपना दिल हार बैठे। साल 2005 में दोनों विवाह के बंधन में बन गए। उनकी एक बेटी है। अमृता फडणवीस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हर खास मौके पर वो दिखती हैं। समय समय पर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। कभी कभार वो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाता है। लेकिन इस सब के तरफ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीतिक फलक पर छाए हुए हैं। उनका सितारा लगातार बुलंदियों को छूता जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम देवा भाऊ रिटर्न्स में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।